देखो आज से हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम चलेगा रिवीजन, महीने डेढ़ महीने मान लो। ये चैप्टर रह गया, थोड़ा सा हैवी है वो, तो बहुत टाइम है, आराम से कर लेंगे हम। तब तक वापस आके एक बार ये देख लेते हैं क्या क्या डिलीट हुआ है, किस पे हमें ध्यान नहीं देना और किन चीज़ों पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से। एंड फॉर एनी टॉपिक, फॉर एवरी टॉपिक वी विल डू द कंप्लीट एग्जाम्पलर, एंड देन एक बार और हम सारे चैप्टर्स पर फिर से आएंगे एक बार रिवीजन करने के बाद, देन वी विल डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड ऑल। तो इसमें जैसे जिन लोगों को चैप्टर आता है वो तो पूरा टाइम प्रैक्टिस करते रहेंगे, बता दूंगा कि कितना क्या करना है। जिनको नहीं आता है सो आई विल बी अवेलेबल एवरी डे, जैसे क्लास चल रही है बाकी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनको कुछ प्रॉब्लम है किसी सेक्शन में तो वो बता दिया करें, मैं वो पढ़ा दिया करूंगा। तो जिन्हें नहीं पढ़ना है वो क्वेश्चन कर लेंगे और जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ लेंगे। तो बात करते हैं चैप्टर मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स तो अब तुम लोगों के लिए बहुत ही इजी चैप्टर हो गया है। इसका जो एक ही डिफिकल्ट पोर्शन था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, जो कि हटा दिया गया है। तो अब इसे अच्छी किस्मत बोलो या अच्छी किस्मत ही, और तो कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और कहीं पूछा भी नहीं जाता है, जे वगैरह में तो कोई इसका मतलब नहीं हो कि सब्जेक्टिव होता है और इसके बाद कभी दोबारा आना नहीं है। तो ठीक है, हटने के बाद तो तुम्हारा कोई इसमें नुकसान नहीं हुआ है, और इसमें गलती के चांसेस बहुत हुआ करते थे। अब आई डोंट नो ये लोग पूछेंगे क्या 6 नंबर में, जो बड़ा क्वेश्चन आता था वो कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट दोनों से ही हटा दिया बड़े बड़े पोर्शन। तो बेसिकली अब इजी क्वेश्चन ज्यादा नंबर में आएगा, तो मोस्टली तो इसका फायदा, लेकिन कुछ लोग ये ना करेंगे इजी क्वेश्चन गलत कर दें तो सीधे सीधे 6 नंबर का नुकसान खा जाए। ठीक है। सो जिन्हें चैप्टर आता है दे कैन स्टार्ट डूइंग इट। मैंने एग्जाम्पल शेयर की है ग्रुप में। लेट्स सी, जो भी क्वेश्चन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के होंगे वो हम छोड़ देंगे, बाकी सब कुछ करना है। और अभी मैं रिवाइज करा दूंगा, बट आई थिंक कुछ लोगों को नहीं करना होगा रिवाइज, उन्हें ऑलरेडी आता होगा, तो वो लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बाकी लोग उसके बाद कर लेंगे। सो जिन्हें नहीं रिवीजन करना है दे स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट है क्या ये? पहले समरी है देन सॉल्व एग्जांपल है। तो 3.3 से स्टार्ट है क्वेश्चंस इसमें, तो उसको स्टार्ट कर दो। आई गेस छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, सारे डुएबल हैं। तो देर आर 48 क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप है। अब देखो यही सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बच गई हो कि लॉन्ग वाले में वो एलिमेंट्री वाला होगा जो सिलेबस में नहीं है। तो एग्जाम्पल में काफी क्वेश्चन है, काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। फॉर नाउ यू कैन स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड डू अप टू क्वेश्चन नंबर 20। 1 से 20 करना शुरू करो। कितने लोगों जो पढ़ना चाह रहे हैं? कितने लोगों जिन्हें थ्योरी पढ़नी सर है? मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है बस। ओके, आदित्य सिंह को थ्योरी पढ़नी है, और कोई जिसको थ्योरी पढ़नी है? सर मेरे को। ओके, तो मैं बेसिकली थ्योरी पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जिसको नहीं करना वो ध्यान ना दे, वो अपना काम करता रहे। अच्छा तुम डाउट पूछ लो पहले, ताकि फिर इन लोगों को पढ़ा दो। सर एक मिनट सर, वो एनसीईआरटी। मतलब इसी चैप्टर से डाउट है? हाँ सर। ओके, चलो तुम ढूंढो जब तक, फिर पूछ लेना, या अभी ढूंढ लो फिर क्वेश्चन करना शुरू करना, एंड देन लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। जब डाउट डिस्कशन यस शुरू होगा सर। तो पहले तुम्हारा क्वेश्चन ले लेंगे। ओके चलो, सर। आदित्य राय, आदित्य सिंह, एंड कुछ तुम्हें याद है सब कुछ इसका? सर कर लूंगा सर साथ में, मतलब थोड़ा थोड़ा याद आ चलो जाएगा मैं तो बता रहा हूँ, एग्जाम्पलर भी ठीक है कर ना? दूंगा। ठीक है। तो एक मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट्स। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या है कि नंबर्स लिखे हुए हैं या फंक्शंस लिखे हुए हैं रो और कॉलम के फॉर्म में। तो हमने ऐसे लिख दिया ए बी सी डी ई एफ, तो हम बोल सकते हैं दिस इज अ मैट्रिक्स, रेक्टेंगल के फॉर्म में बना हुआ है। इनको जो हॉरिजॉन्टल वे में लिखे होते हैं इनको बोलते हैं रोज ऑफ मैट्रिक्स, ये रोज हो गई। और जो वर्टिकल होते हैं उनको बोलते हैं कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। सो दीज आर 3 कॉलम्स। तो इन जनरल तुम कितने भी रोज बना सकते हो और कितने भी कॉलम बना सकते हो किसी मैट्रिक्स के लिए। जो नंबर ऑफ रोज होती हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उनको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पर 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया
2 क्रॉस 3, ठीक है। तो कोई और मैट्रिक्स बना दो, 1 2 5 6 -3 -4 8 9, दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स। आदित्य राय, इसका ऑर्डर क्या होगा जो मैंने मैट्रिक्स बनाई है अभी? सर 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2 ठीक है सर, नहीं, 4 क्रॉस 2। 4 क्रॉस 2, ठीक है, बहुत सिंपल है। दिस कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक, 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा सकता है ऑर्डर के बारे में। तो अब अगर मुझे ऑर्डर पता है तो क्या मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकता हूँ? जैसे ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 into 3 तो है 6 एलिमेंट्स। ऑर्डर 4 क्रॉस 2 है तो कितने एलिमेंट्स हैं? 4 8। into 2 8 एलिमेंट्स। तो अगर मुझे ऑर्डर पता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी पता है। यहाँ से उल्टा क्वेश्चन भी बनता है। उल्टा क्वेश्चन क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगा और ऑर्डर पूछ लेगा। तो कई पॉसिबिलिटी होती हैं, जैसे वो कह दे कि यार एक मैट्रिक्स है उसमें 20 एलिमेंट्स हैं, बताओ उसके क्या ऑर्डर्स पॉसिबल हैं, कुछ बता सकते हो? क्या सर? एक मैट्रिक्स है उसमें 20 एलिमेंट्स हैं, क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल है उस मैट्रिक्स के? क्या क्या ऑर्डर सर? बता। आदित्य राय, तुम बता सकते हो? नो सर। अरे अभी तो सीखा हमने, ऑर्डर पता होता तो मल्टीप्लाई करके तो आते हैं, तो 20 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए बस। तो ऑर्डर क्या हो सकता है? 4 into 5, 4 into 5 हो सकता है, और 2 into 10, 2 into 10 हो सकता है, और उल्टा भी तो सकता है। 4 into 5 है तो 5 into 4 भी तो हो सकता है। यस सर। 2 into 10 है तो 10 into 2 भी तो हो सकता है। सर और कुछ? 20 into 1. वेरी गुड, 20 into 1। और थोड़ा सा 1 उल्टा into कर दिया 20। करो भाई, 1 into 20 भी तो हो सकता है। देखो ये अगर चेंज हो रहा है, ये ना तो आगे पीछे एक ही बात है, एक ही बात नहीं, ये नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर उल्टा क्वेश्चन पूछ दे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता दिए हैं और ऑर्डर पूछ दे, तो भी हम गेस कर सकते हैं क्या क्या मल्टीप्लाई करके वो नंबर बनेगा, ठीक है। सिंपल है यहाँ तक। चल थोड़े से डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती हैं? जैसे रो मैट्रिक्स, नाम से ही क्लियर है, एक मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो होती है उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। कॉलम्स कितने भी हों, 1 2 3 6 9 8, दिस इज अ रो मैट्रिक्स क्योंकि इसमें सिर्फ एक रो है। सिमिलरली होती है कॉलम मैट्रिक्स, समझ गए होंगे क्या होती है ये? बोले यार कोई जो पढ़ ले उनमें से। कॉलम सर इनमें मैट्रिक्स तो सारे कॉलम्स आते हैं। सिर्फ एक कॉलम, सारे एक कॉलम, कॉलम मतलब। एक रो होगी तो वो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद होती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? एनीवन? Number of rows and number of column equal है. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं उनको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा क्या होगा? n क्रॉस n, मतलब जितनी रोज उतनी कॉलम, 5 क्रॉस 5, 10 क्रॉस 10, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, तो वो हो जाएंगी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो इन डेफिनेशंस पे क्वेश्चन बन सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे इसके बाद जो आने वाली है, स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आ जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये डेफिनेशन याद रखनी पड़ेंगी। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनली जो मतलब एक डेफिनेशन लिखते जाना, जैसे रो और कॉलम की लिखने की जरूरत नहीं, बट स्क्वायर की लिख लेना कि ऐसे मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इन व्हिच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स क्या बता रहे हो? सर मतलब जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के। वेरी गुड। अच्छा, इससे पहले हम बात कर लेते हैं, जब कभी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो एक डायगोनल सा बन रहा होगा, और तुम देखोगे जैसे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक स्क्वायर शेप बन रहा है, स्क्वायर का डायगोनल देखा है, दिस इज द डायगोनल। तो यस सर। इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। ये सिर्फ तभी बनेगा जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मान लो ये मैट्रिक्स हमारी 2 क्रॉस 2 भी तो हो सकती है स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल दिख रहा है यहाँ पर, दिस इज द डायगोनल, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है
एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल, डायगोनल वाले नहीं बट डायगोनल वाले के अलावा सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी है। सो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, उसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। समझ गए? दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब जब ये सारी कनेक्टेड है 3 4, अब स्क्वायर का एक स्पेशल केस हो गया डायगोनल, डायगोनल का एक स्पेशल केस होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। वो डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, मतलब नॉन डायगोनल वाले तो 0 है ही है, और जो डायगोनल में वो सारे इक्वल होंगे, किसी के भी इक्वल हो, मान लो 5 है तो 5 5 5, दिस इज नोन एज स्केलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स। समझ गए? एक स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है, एक स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है। उसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें सारे इक्वल होते हैं डायगोनली। वो तो स्केलर में भी होते हैं, सर वो one मतलब होता है। वन होता है, वन होता है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में क्या है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल होंगे, कुछ भी हो सकते हैं वो, 5 10 7 -3 जो भी होंगे सारे इक्वल होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा? वो सारे जो इक्वल हैं वो 1 ही होंगे। अगर वो 1 हो गए तो उस मैट्रिक्स को बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर से कहानी शुरू हुई थी, स्पेशल स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल हो गई, स्क्वायर स्पेशल डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर हो गई, स्पेशल स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो इसके अलावा होता है जीरो मैट्रिक्स। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 होते हैं उसको हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। लिख लो, याद कर लो, समझ लो एक बार जल्दी सब लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पलर में कुछ कुछ क्वेश्चंस में कुछ ऑपरेशंस नहीं दिख रही हैं। नहीं दिख रही मतलब कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में। किसी के पास बुक है क्या? यस सर। बता देना यार, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में क्या क्या है। सर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डाउट है? बस वो ब्रैकेट ही तो नहीं लगा? अच्छा अच्छा, एक्स स्क्वायर और वाई के बीच में। अच्छा तो एक बार क्लियर कर देना यार। सर मैट्रिक्स बताऊं पहले? क्वेश्चन नंबर 2 में बस एक्स स्क्वायर और वाई के बीच में क्या बना हुआ है वो बता दो बस। प्लस सर है माइनस है वो। माइनस कर लो सब और लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 में जो डेफिनेशन दे रखी है वो सर कंस्ट्रक्ट अ वो सब मैट्रिक्स। ठीक है। आई और जे के 2 जे के बीच में क्या है? सर i माइनस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। माइनस है, ठीक है, बस सिंबल गायब है। और नीचे वाले में 2i और 3j के बीच में सर मॉड माइनस 2y प्लस 3j मॉड। प्लस है बीच में, ठीक है। अगले किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्रत्युषा इसका नाम लेना है, बता देगा अक्षर। आई थिंक अभी आगे तो है नहीं रिसेंटली, 10 तक तो नहीं है कोई, आगे देखते हैं। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स। कभी कभार क्या कहेगा कि मैट्रिक्स बनाओ और कोई डेफिनेशन दे देगा, कोई प्रॉपर्टी दे देगा। तो पहले तो मैट्रिक्स के एलिमेंट को लिखते कैसे हैं। मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, इसका नाम ए है, और मान लो इसके एलिमेंट है 2 3 4 5 6 7।
अब देखो हर एक एलिमेंट की एक पोजीशन है, जो पोजीशन डिफाइन होती है उसकी रो और कॉलम्स है। जैसे आदित्य बता रहा है ये 3 है, ये किस रो में है, रो नंबर क्या है इसका? फिर सेकंड। देखो क्या रो ये होता है ना, तो पहली। फर्स्ट रो, और कॉलम कौन सा है? सेकंड। सेकंड। तो इसका पोजीशन होगा A23, समझ गए? तो एलिमेंट को हम कैसे लिखेंगे? A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 मैं 2 3 लिख दिया, 1 2 लिखना था, A12 हो गया ना, A12 A13, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 और A23। सो दिस इज पोजीशनिंग या लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स। समझ गए सब लोग? तो कई बार कहेगा कि एक मैट्रिक्स बनाओ, उसका ऑर्डर वो बताएगा, कहेगा एक मैट्रिक्स बनाओ A, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। कैसे? सच दैट उसके एलिमेंट ऐसे डिफाइन कर देगा कि Aij इज इक्वल टू I प्लस J अपॉन 2। क्या मतलब है इसका? कि आई जे की वैल्यू डालते जाओगे सारे एलिमेंट मिलते जाएंगे। तो 2 क्रॉस 3 बनानी है, तो मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स हैं। तो पहला एलिमेंट तो A11 होगा, ठीक है? तो A11 में I और J दोनों 1 है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पुट कर दो। तो A11 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो A11 की वैल्यू हो गई 2 अपॉन 2, 1 हो गया। समझ में आ रही बात? यस सर। यस ऐसे सर। एलिमेंट होगा A12 A13, तो A12 क्या हो जाएगा? I में 1 डाल दो और J में 2 डाल दो, तो 1 प्लस 2 अपॉन 2, तो हो जाएगा 3 अपॉन 2। ऐसे ही A13 क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 अपॉन 2, जो कि हो जाएगा 2। तो देखो हमारी मैट्रिक्स क्या बन गई प्रॉपरली, 1 3 अपॉन 2 और 2, ये पहली रो बन गई। ऐसी दूसरी रो बना लेंगे, I में 2 और J में 1, I में 2 J में 2 और I में 2 J में 3। समझ गए सब लोग? समझ गए? यस सर। ठीक है, so that's how formation can be done. Next is addition, subtraction and scalar multiplication. क्या दो मैट्रिक्स ऐड हो सकती हैं? हो सकती हैं, गिवन कि उनके ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी हो सकती है जब उनके ऑर्डर बिल्कुल सेम हो। ऐड कैसे होती है? डायरेक्टली एलिमेंट से एलिमेंट ऐड कर दो, एंड दैट्स हाउ मैट्रिसेस कैन बी एडेड, लाइक 2 3 7 9 प्लस 1 4 6 3। ठीक है, मुझे इन दोनों को ऐड करना है, दोनों के ऑर्डर सेम है, हाँ सेम है, तो दोनों को ऐड किया जा सकता है। एलिमेंट बाय एलिमेंट कर देंगे, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, 9 प्लस 3 12। ठीक है, यस। ओके। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो तो सब्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं, एलिमेंट वाइज सब्ट्रैक्ट कर दो। 2 minus 1 1, 3 minus 4 minus 1, 7 minus 6 1, 9 minus 3 6। That's how subtraction can be done. नेक्स्ट थिंग इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि अगर मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है जो पहले लिखी हुई है, और कोई कह दे यार 4a क्या होगा? जब ये मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन होगा, देन वी नीड टू मल्टीप्लाई इन एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो 4a में मतलब इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 8 12 28 एंड 36। समझ गए? यस सर। ठीक है, और उल्टा भी इसके लिए ट्रू हो जाएगा। उल्टा मतलब क्या है, अगर कॉमन लेना हो तो जैसे मल्टीप्लाई पूरी मैट्रिक्स में हो रहा है, तो कॉमन भी पूरी मैट्रिक्स से आएगा। एक रो में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, एक कॉलम में नहीं हो रहा है, तो कॉमन भी कभी एक रो या एक कॉलम से नहीं लेंगे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? वो इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, कुछ अननोन डाल देगा कि x 3 4 y प्लस 5 4, मैं रैंडमली लिख रहा हूँ, हो सकता है आंसर बहुत अच्छे ना है, लेकिन ठीक है, 1 4 is equal to 10 12 20 16। ठीक है, ये और भी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब दो इक्वेशन हो सकता है कि दो अननोन और दो इक्वेशन बन जाए, तो 10th क्लास की तरह करना होगा। यहाँ सिंपली बन जाएगा। देखो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आएगा? अगर हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पूरे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 2y हो जाएगा।
यस सर। ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में 2x + 5 6 + 4 10 and 8 + 1 9 and 2y + 4। ठीक है, देन वी विल कंपेयर बोथ द साइड्स के दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब 2x + 5 = 10। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और 2y + 4 = 16, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6। समझ गए? अगर दो मैट्रिक्स sir. इक्वल है तो their corresponding elements will be equal। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट थिंग इसके बाद आती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। इसमें थोड़ा सा मेहनत और दिमाग लगता है, तो लेट्स सी। पहली बात तो क्या कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की जा सकती हैं? यस याद है किसी को? क्या कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई की जा सकती हैं? There's a number of column, number of row के बराबर। ठीक, कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं की जा सकती, उसके लिए कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि दो मैट्रिक्स तब मल्टीप्लाई की जा सकती हैं जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। मतलब A है मान लो m क्रॉस n के और B है सपोज C क्रॉस D, तो इन दोनों का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम बाद में लिखे होते हैं, और दूसरे के नंबर ऑफ रोज इक्वल हो। मतलब ये n और C एक ही नंबर हो, तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। दैट मीन हम इसको ऐसा लिख देंगे कि अगर A कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, इसको मल्टीप्लाई करना है B से जो कि है n क्रॉस P। तो मैंने कहा पहले की कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होने चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं, पहले में कितने भी रो हो और दूसरे में कितने भी कॉलम हो, तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा? उसका ऑर्डर रहेगा ये दोनों m क्रॉस P। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 4 क्रॉस 7 से, तो बताओ जो आंसर आएगा, आर्यन भदौरिया, जो आंसर आएगा प्रोडक्ट का, उसका ऑर्डर क्या आएगा उस मैट्रिक्स का? आर्यन भदौरिया, यस सर। मैं कई दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नहीं सर कर रहा हूँ, अभी क्लास थोड़ी कंप्लीट हो गई, एग्जाम चल रहे थे ना, तो अभी वाइवा भी चल रहे हैं। आई डोंट, एनीवे आंसर बताओ इसका। सुन भी नहीं रहे थे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं सर सुन रहा। तो मैं अभी भी तो बताया जस्ट। सर इसमें ये बताना ना ए बी के आगे क्या होगा? ए बी का ऑर्डर क्या होगा? सर ए बी का 21 7 into 3। क्या कर रहे हो? मैं समझ में आया तुम, आई डोंट थिंक तुम पढ़ रहे हो या सुन भी रहे हो मुझे, नॉट ओनली फॉर टुडेज क्लास। सर 4 क्रॉस 4। करता हूँ बात। ये आरएन, दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग। तुमने इम्प्रूवमेंट किया, मेरे तुम्हारे पापा से बात भी हुई थी, आई वाज वेरी हैप्पी। आई टोल्ड हिम कि पहली बार या बहुत रेयर होता है किसी के यहाँ, इसलिए मैं फोन करूँ कि बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। बट पिछले 1 महीने में तुमने सब बैलेंस कर दिया है उसको। 12th के बोर्ड तुम्हारे आने वाले हैं, आखिरी टाइम है ये। कुछ अच्छा हो रहा था, सिलेबस कम हो गया था, लेकिन इफ यू हैव चोजन कि नहीं तुम्हें ऐसे ही करना है, तो कोई उसमें कुछ कर नहीं सकता। एनीवे इफ यू हैव डिसाइडेड कि तुम्हें नहीं पढ़ना है, सो आई वोंट आस्क यू एनीथिंग, इट्स योर चॉइस। चलो हाँ, कुछ 4 क्रॉस 4 थोड़ी ना होगा, 4 और 4 तो बता रहे हैं कि पॉसिबल है। 3 क्रॉस 7 ये बताया ना मैंने, ऑर्डर क्या होगा? m क्रॉस p, तो इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 7। आदित्य में आ रहा है? आदित्य रहा है? Yes, sir. ठीक है, बताना। अच्छा कि अगर एक 2 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है और एक 4 क्रॉस 9 की मैट्रिक्स है, बताओ क्या ऑर्डर होगा प्रोडक्ट का? 2 क्रॉस 9। देखो जल्दी में झटका खा गया ना। क्या इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है होना? ये दोनों हमेशा इक्वल होने चाहिए तभी पॉसिबल है, इसका तो प्रोडक्ट ही पॉसिबल नहीं है। अगर ये 5 होता तब तुम्हारा आंसर सही होता, ये 2 क्रॉस 9। समझ गए बात? Yes, sir. ठीक है,
तो पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे, यूजुअली जब प्रोडक्ट की क्वेश्चन आएंगे तो आपके पास वो पॉसिबल होगा, तभी तो क्वेश्चन बन रहा होगा। तो पहले तो हम डिसाइड करेंगे कि क्या प्रोडक्ट सर पॉसिबल है, और जैसे ही मालूम चलेगा कि पॉसिबल है तो जो एलिमेंट निकलना है आंसर में उसकी पहले वाले मैट्रिक्स से रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स से कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे एक एलिमेंट बनेगा। अब एग्जांपल में दिखेगा, मान लो मुझे एक मैट्रिक्स मिल गई है 1 2 3 4 5 6, तो ये मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3 की, ठीक है। मान लो मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, अब इसके लिए मुझे कितनी रोज चाहिए एग्जैक्टली? 3 रोज। 3 रो तो चाहिए ही चाहिए मुझे। तो मान लेते हैं यहाँ है 4 0 1, कॉलम में कितने भी ले सकता हूँ, चलो 2 ले लेते हैं, 1 2 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, दिस इज 2 क्रॉस 2। पहले आप तो बताओ आंसर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो 2 क्रॉस 2 में ही आएगा। 2 क्रॉस 2, वेरी गुड। ये चीज आती है ना आंसर में, 2 क्रॉस 2। तो 4 एलिमेंट आएंगे, A11 A12 A21 एंड A22। देखो A11 कैसे बनेगा, प्रोडक्ट में थोड़ा लंबा होता है काम। तो A11 का मतलब देखो, पहली 11 लिखा है तो पहले मैट्रिक्स की रो, पहली रो और दूसरे से कॉलम लेना है, तो पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब A11 कैसे आएगा, 1 into 4 पहली रो अरे और दूसरा पहला नहीं, कॉलम। आपने 2 क्रॉस 2 लिखा है, वो 3 क्रॉस 2 नहीं है? क्यों? अच्छा दो- अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ 3 क्रॉस 2। चलो, तो A11 में क्या होगा, पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। पहली रो से 1 और पहले कॉलम से 4, 1 into 4 प्लस 2 into 0 प्लस 3 into 1। इससे हमें एक एलिमेंट मिलता है, एक नंबर, जो कि हो जाएगा 7। समझ में आई बात? अब अगला एलिमेंट है A12, तो इसके लिए पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम। तो A12 क्या हो जाएगा, 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 0, तो ये आ जाएगा 5। समझ गए? दिव्यांश बताओ A21 के लिए हमें किसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम। वेरी नाइस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 into 4 प्लस 5 into 0 प्लस 6 into 1, तो हो जाएगा 22। एंड दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स। अभी ये 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स होंगे तो मेहनत होती है, लंबा काम होता है, लेकिन धीरे धीरे करना हो जाएगा, ठीक है। यस सर। चलो, अब लास्ट थिंग रह रही है, वेरी सिंपल, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। बहुत सिंपल है ये भी। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ना मैट्रिक्स के रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। तो कोई मैट्रिक्स है, मान लो A 1 2 6 9 4 5, ठीक है। तो A ट्रांसपोज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, AT से या फिर A डैश से। तो क्या होगा, जो रो होंगी वो कॉलम बन जाएंगे और जो कॉलम होंगे वो रो बन जाएंगे। तो जैसे ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज होके क्या ऑर्डर हो जाएगा इसका, 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2 उल्टे हो जाएंगे। जो रो थी 1 2 4 रो थी, और 1 2 4 कॉलम बन जाएगा, 1 2 4। 6 9 5 रो थी, अब 6 9 5 कॉलम बन जाएगा। सो दिस इज ट्रांसपोज। सिंपल है, निकाल लोगे। यस सर। और ट्रांसपोज का यूज क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की, बहुत बेसिक बेसिक सी हैं। अगर एक मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज ले लोगे तो क्या सेम मैट्रिक्स आ जाएगी? यस सर। ठीक है, सेम आ जाएगी। 2 मैट्रिक्स को ऐड करके ट्रांसपोज करना है तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग ट्रांसपोज कर दो फिर ऐड कर दो, इसकी भी तुम्हें कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट वाली, कि AB का जो ट्रांसपोज होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये होता है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज। ऑर्डर उल्टा हो जाता है। AB अगर A इंटू B पहले कर रहे हो, ट्रांसपोज ले रहे हो, और दूसरी तरफ अगर पहले मल्टीप्लाई करना है तो दोनों का ट्रांसपोज लेके ऑर्डर चेंज करना है। AB ट्रांसपोज इक्वल होता है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज, ठीक है। बस ये प्रॉपर्टी पूछ सकता है, इसका कोई क्वेश्चन नहीं बनता है ऐसा अलग से बहुत खास। इसमें जो क्वेश्चन आना है, नो आई एम टेलिंग यू, जो क्वेश्चन आएगा फॉर श्योर 4 मार्क्स में, 4 मार्क्स में बहुत इजी क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा, ठीक है। क्या है वो क्वेश्चन? पहले तो उसके पहले एक डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी हमें।
सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी को याद है क्या होता था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो लोग पढ़ रहे हैं सब उनसे पूछ रहा हूं मैं। याद है किसी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स? सर वही ना जो A प्लस A ट्रांसपोज सिमेट्रिक हो जाता था। वो तो चलो एक क्वेश्चन पर्टिकुलर हो गया। सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं किसको है? सर मुझे स्क्यू A ट्रांस बताना सर, जो A ट्रांसपोज A होता है सर। बिल्कुल ठीक बोला। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज करें तो सेम मैट्रिक्स आ जाए। A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ऐसी मैट्रिक्स जो होती हैं उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल बोल दो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 7। देखो अगर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या देखो सेमी मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि रो है 1 2 3, कॉलम भी है 1 2 3, रो है 2 4 5, कॉलम भी है 2 4 5, रो है 3 5 7, कॉलम भी है 3 5 7। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन क्लियर है? क्लियर है डेफिनेशन? सर एक बार फिर से समझा दे। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका ट्रांसपोज लेकर देखो कुछ, रो कॉलम बन जाती है, 1 2 3 रो है, कॉलम बनाओगे तो वही 1 2 3 बन जाएगा। ऑलरेडी सेम है इसमें रो और कॉलम। यस सर। ठीक है, देखो हम यहाँ क्या ऑब्जर्व क्या कर सकते हैं कि देखो ये दोनों एलिमेंट इक्वल है, जो डायगोनल के इधर उधर एलिमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, तो इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है उसमें ए आई जे इक्वल होता है ए जे आई के। इसका मतलब क्या हुआ? देखो ये कौन सा एलिमेंट है, देखो क्या ये A12 है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये कौन सा एलिमेंट है A21। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि ए आई जे इक्वल होगा ए जे आई के, जो डायगोनल के इधर उधर एलिमेंट है। ये देखो कौन सा एलिमेंट है, ये A13 है और ये है A31, ऐसे ये है A23 और ये है A32। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, ए आई जे इक्वल होता है ए जे आई के। क्लियर है? यस सर। ऐसे ही एक मैट्रिक्स होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, वो माइनस हो जाता है। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें A ट्रांसपोज इक्वल हो जाता है -A के, सिर्फ इतना सा फर्क है। वो A के इक्वल नहीं होता, पूरी मैट्रिक्स का नेगेटिव हो जाता है, उसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो जो हमने देखा कि अभी डायगोनल के क्रॉस एलिमेंट इक्वल थे, उसमें वो एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव होंगे कि अगर ये 2 है तो ये -2, अगर ये 3 है तो ये -3, अगर ये 5 है तो ये -5। समझ गए? इसमें क्या होगा, ए आई जे इक्वल होगा -A जे आई के। समझ में आ रही है सबको बात? इसकी एक और खास बात होती है कि इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 0 ही होंगे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, यस सर। नाउ क्वेश्चन क्या आना है 4 मार्क्स में, इससे इजी 4 मार्क्स में नहीं मिलेंगे पूरे पेपर में। किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर ऐड किया जाता है तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को अगर ऐड किया जाता है तो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। तुम करके देख सकते हो। ऐसे ही किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को जब सबट्रैक्ट किया जाता है तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। कुछ अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, नाउ क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा कि एक मैट्रिक्स गिवन है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, कहेगा रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हमें रिप्रेजेंट करना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमेशा हम किसको ऐसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कोई मैट्रिक्स ए है, उसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं क्या, A प्लस ए ट्रांसपोज, ये सिमेट्रिक हो गई, प्लस A माइनस ए ट्रांसपोज, ये हो गई स्क्यू सिमेट्रिक। क्या ये हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स ऐसे लिखी जा सकती है? क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स ऐसे लिखी जा सकती है? देखो राइट हैंड साइड में क्या आ गया है, 2 है, जो कि A लाना था, मैं तो हाफ और कर दें, क्या ये सही है? जो लेफ्ट में लिखा है वही राइट में लिखा है? यस
ठीक है, सो दिस इज द मेथड, और इसी के 4 मार्क्स में कि एक मैट्रिक्स को इस तरह से लिखना। मैं एग्जांपल भी करके दिखाता हूँ। क्या कि एक मैट्रिक्स है, मैं छोटा एग्जांपल कर देता हूँ। एक मैट्रिक्स है ए, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स देगा 2 4 10 एंड 6, कहेगा रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। हमें पता है इसको कैसे लिखना है, हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज चाहिए और ए माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए। तो ए लिखा है, ए ट्रांसपोज लिख लो, हो जाएगा 2 4 10 6, दोनों को ऐड कर दो, a प्लस ए ट्रांसपोज कितना हो गया, देखो ये 4 14 14 12, a माइनस ए ट्रांसपोज कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो हो जाएगा 0 माइनस 6 6 और 0, और बस ऐसे लिख दो कि हमारी जो मैट्रिक्स a है दैट इज रिटन एज हाफ, पहली वाली मैट्रिक्स 4 14 14 12 प्लस दूसरी वाली मैट्रिक्स 0 माइनस 6 6 और 0। समझ गए बात को? इतना ही काम करना है। जो मैट्रिक्स गिवन होगी ए ट्रांसपोज निकालो, एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, और इस तरह से लिख दो हाफ ऑफ जो सम आया है प्लस जो डिफरेंस आया है। क्लियर है? और सर अगर इसमें हाफ मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो सेम ही मैट्रिक्स बन जाएगा। अगर हाफ मल्टीप्लाई कर दिया अगर इसमें तो सेम ही मैट्रिक्स बन जाएगा। वो तो एक ही बार, वो तो सिंप्लीफिकेशन, अगर कैंसिल हो रहा है तो कर दो, दोनों में कैंसिल कर देना, फिर हाफ दोनों में कॉमन है, दोनों में होगा अंदर होगा, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ठीक है, यस सर। चलो तो यहाँ से हमारी थ्योरी खत्म हो गई। तुम लोग भी क्वेश्चन करना शुरू करो। शॉर्ट आंसर हम कर रहे हैं। कितने हो गए तुम लोग जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे? जो लोग क्वेश्चन कर रहे थे कितने क्वेश्चन हो गए? सर 11 तक हो गया है। 12 तक। तो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग 11 से शुरू करें, हम डिस्कशन उल्टा शुरू कर देंगे। वैसे 20 तो वैसे भी डिस्कस नहीं हो पाएंगे। डाउट्स आ रहे हैं क्या वैसे? नहीं सर, अरे अच्छा नो नहीं आ सर। रहे, ठीक है। ऐसा करो 15 तक कर लो। तो जो लोग कर रहे हैं तो 15 तक कर लें, जो लोग अभी आए हैं वो 11 से 15 प्रोडक्ट वाले आ गए। चलो जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो शुरू से करना शुरू करें, उनको हम बाद में बता दूंगा। तो कल की क्लास सब लोग इक्वल हो जाओगे, डोंट वरी। सब लोग अपना कंटिन्यू रखो, अभी हम कुछ डिस्कस कर लेंगे, बाकी हम कल कर लेंगे ताकि सब लोग एक साथ डिस्कस। सर एनसीईआरटी के करने हैं कि कौन से क्वेश्चन? एग्जाम्पलर ठीक है। हम 5 मिनट बाद डिस्कस करेंगे, तब तक करो। वैसे डाउट एक में ही है, 10 मिनट बाद करेंगे डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है भाई? फाइंड द मैट्रिक्स सैटिस्फाइंग द मैट्रिक्स इक्वेशन। प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आई थिंक बड़ा होगा शायद ये। बोला फाइंड मैट्रिक्स सैटिस्फाइंग दिस, तो 2 1 3 2 then A, then 3 2 5 3 is equal to 1 0 0। ठीक है, तो -3 है वो, -3 यस सर 2 -3 5 -3। यहाँ पर हाँ, और नीचे में भी है -3। ठीक है, चलो तो पहले देखो ये यहाँ से मालूम चल जाएगा ये प्रोडक्ट पॉसिबल है तभी हो पाएगा जब ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स होगी। यस सर। 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तो हम इसको ए बी अच्छे से लिख देते हैं, ए बी सी और डी लिख देते हैं। पहले मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2a प्लस सी, ये पहला टर्म आ गया, 2b प्लस डी। ऑल दोस्तों करने का बेटर तरीका एक है, अभी वही बताता हूँ। 3a प्लस 2c एंड देन 3b प्लस 2d। यार इस तरह से बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा तरीका होगा विद द हेल्प ऑफ इनवर्स। 2 क्रॉस 2 का तुम्हें याद है, इनवर्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वो मेथड याद है, मैंने कहा था डायरेक्ट 2 क्रॉस 2 का इनवर्स निकाला जा सकता है। यस सर।
जो लोग भूल गए हैं वो लोग उनको मैं याद दिला देता हूँ कि 2x2 मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं बाय एक्सचेंजिंग द मेन डायगोनल को एक्सचेंज कर दो और दूसरे डायगोनल का जो इस तरफ वाला उसका साइन चेंज कर दो, ठीक है। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्री मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड बाय इनवर्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ पर मैंने कहा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके इनवर्स से, इस वाले मैट्रिक्स से। इसका इनवर्स क्या होगा, 2 और 2 तो एक्सचेंज कर दिया तो सेम ही रहा, -1 -3, और बाहर डिवाइड करते हैं इसके डिटर्मिनेंट से जो कि 1 होगा। 4 - 3 याद है, तो 1 से डिवाइड तो सेम ही आ जाएगा। तो दिस इज द इनवर्स ऑफ ब्लू मैट्रिक्स। दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्री मल्टीप्लाई। मल्टीप्लिकेशन में इसमें ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है, आज पहले करेंगे या बाद में करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में A into B इज नॉट सेम एज B into A। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, ये तो इनवर्स है इसका, तो यहाँ पर तो I आ जाएगा। I तो 1 ही होता है मैट्रिक्स के फील्ड में, तो ये मैट्रिक्स बेसिकली खत्म हो गई। लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, A B C D, और ये तो था ही -3 2 5 और -3। राइट हैंड साइड में सॉल्व होके क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये 2 एंड दूसरा वाला आ गया -1, देन आ गया -3 और 2। बात समझ में आई सबको? यस सर। सिमिलरली अगला काम क्या करेंगे, इसके इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई, बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस राइट वाले का इनवर्स क्या हो जाएगा, मेन डायगोनल को एक्सचेंज करो, तो एक्स से तो सेम ही थे, -3 रहा, इनके साइन चेंज कर दो, -2 और -5, और डिवाइड कर दो डिटर्मिनेंट से। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 9 - 10 -1 इसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो -1 से डिवाइड हो रहा है तो सारे माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। तो दिस इज द इनवर्स। तो दोनों तरफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाई है 3 2 5 3। तो देखो यहाँ पर ये अगेन ये तो I बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो सिर्फ यहाँ पर मैट्रिक्स A बचा, ठीक है, जो ABCD था हमारा, और राइट हैंड साइड में हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। 6 - 5 1, और हाँ यार 6 - 5 1, फिर हो गया 4 - 3 1, -9 और 10 1, एंड -6 और +6 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। सबको पढ़ना समझ में आ गया कि क्या किया हमने और कैसे किया है? यस सर। महक आ गया तुम्हें? आवाज नहीं आई, आई होप आ गया है। और कोई सर मैंने ABCD लेकर ही कर दिया था। बहुत लंबा हुआ होगा। यस सर। हाँ, मतलब इसीलिए मैं बीच में रुक गया था, वो करते करते 10-15 मिनट लग जाता है। ABCD लेके जैसे मैंने शुरुआत की थी, that will be a very long method, so I would suggest कि go with this method, ठीक है। नेक्स्ट डाउट, और कोई डाउट है अभी तक? नो सर। नो सर। ओके, सो ऐसा करते हैं फिर, कितने क्वेश्चन हो गए अभी तक तुम लोगों के? सर 14 पर थी। 14। चलो कल 14 तक हो गया पूरा। 20 तक के क्वेश्चन सबको करके आने हैं। जिन्होंने लेट शुरू किया उनके लिए 20 क्वेश्चन हो गए, जिन्होंने जल्दी शुरू किया उनके 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। उसके आगे हम यहीं पर कंटिन्यू कर लेंगे। कल से जिसका कैमरा ऑन नहीं हो पाएगा, एक्सेप्ट जिनको बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, दे वोंट अटेंड द क्लास, ठीक है। चलो 1 से 20 होमवर्क है तुम्हारा एग्जाम्पलर का, and that's all for today. Till the next time, goodbye everyone, have a good day, bye bye all. Thank you sir. Thank you, sir.